इस टॉपिक में सर जी 3 मेन चीजें डिस्कस हो रही हैं। चले बस करें, अब काफी हो गया भाईजान। इस टॉपिक में बेटा 3 मेन हेडिंग्स हमने कल फर्स्ट पेज पे देखी थी। एक अकाउंटिंग पॉलिसी की डिस्कशन होनी है इस टॉपिक में, एक फिर एस्टीमेट चेंज क्या होता है, कैसे होता है, और फिर कुछ प्रायर पीरियड एरर्स है। तो अभी हम कुछ बेसिक्स ही डिस्कशन कर लेंगे, फिर ये क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, ये सारी चीजें इकट्ठी भी हो जाती हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें पॉलिसी चेंज थी। नेक्स्ट अब हेडिंग आपको मिलेगी पेज नंबर 83 पे। क्या लिखा हुआ? प्रायर पीरियड एरर। पिछले सालों में अगर कोई एरर हो जाए और पिछले सालों में डिस्कवर ना हो सके और किसी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके वो एरर नजर आए पिछले सालों का, तो ऐसा एरर बोला जाता है प्रायर पीरियड एरर। हम अकाउंटेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है, हो सकती है। जितना मर्जी इंसान परफेक्ट हो जाए, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इंसान गलती कर सकता है। अगर किसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में, जिस पीरियड में गलती हुई, उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में गलती डिस्कवर हो जाए तो डेफिनेटली हम उसे सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप 2024 में हैं, 2024 वाले ईयर में हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप देख रहे थे और पिछले रिकॉर्ड्स नजर में आए और पता ये चला कि 2020 में सेल ओवरस्टेट हो गई थी, उस साल पता नहीं चल सका, 2020 की गलती 2024 में अगर जाके पता चली है तो इस गलती को कहेंगे प्रायर पीरियड एरर। अब मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ सेल की बात की है, एक्सपेंसेस कम ज्यादा हो गए हैं, इनकम कम ज्यादा हो गई है, एसेट्स अंडर ओवर स्टेट हो गए हैं, लाइबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम आ गया है। पिछले सालों में अगर कोई प्रॉब्लम आया हो लेकिन पिछले सालों में डिस्कवर ना हो सका हो, किसी सब्सिक्वेंट पीरियड में पता चला हो, तो ऐसे एरर को बोला जाता है प्रायर पीरियड एरर। अब प्रायर पीरियड अगर एरर हुआ है तो क्या इवन देन उसको ठीक करना चाहिए? अगर आपको 2024 में पता चला कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फिगर गलत है, तो क्या जब ये डिस्कवर हुआ है 2024 में जाके, तो पिछले सालों की करेक्शन होनी चाहिए? गलती बेटा कभी भी डिस्कवर हो जाए तो इंसान को हमेशा एक्नॉलेज कर लेना चाहिए और अकॉर्डिंग इसे फिर ठीक भी कर लेना चाहिए। यहाँ तक ठीक है प्लीज? तो प्रायर पीरियड एरर्स भी अगर आइडेंटिफाई होंगे तो हम अकाउंटेंट्स उनको भी ठीक करेंगे, लेकिन डेफिनेटली किस साल में बैठ के किस सालों की करेक्शन करेंगे। जिस साल में होंगे उसी साल में बैठ के पिछले सालों की करेक्शन कर सकते हैं। टाइम मशीन के साथ पिछले सालों में जाना मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल कम है, सेल कम या ज्यादा है, 2020 की या 2024 आ गया, तो क्या 2024 की सेल ठीक कर लें, 2023 की कर लें, 22 की कर लें, 21 की कर लें, किस साल की करें? अब 2020 की सेल कहाँ होगी और कहीं भी ना मिले तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में पिछले सारे सालों की सेल और एक्सपेंसेस का इफेक्ट आ रहा होगा। तो वंस अगेन अगर कोई प्रायर पीरियड एरर हो तो उसे हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है सर? पिछले सालों में जाके करेक्शन की जाती है। अगर तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होगा, इमीडिएटली पिछला साल होगा, तो शायद आप कंपैरेटिव फिगर्स दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल 2024 है, 2023 है, अगर तो 2023 की सेल एक्सपेंसेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम है फिर तो आप कंपैरेटिव ईयर में ठीक कर देंगे। लेकिन अगर उससे पिछले साल होंगे तो फिर वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके एडजस्टमेंट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका तकरीबन वही हो जाएगा जो चेंज इन पॉलिसी का है। अगर चेंज इन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट हो रही है तो प्रायर पीरियड एरर्स भी अगर डिस्कवर हो जाएं तो पिछले सालों में रेट्रोस्पेक्टिवली जाके एडजस्टमेंट की जाती है। एक छोटी सी बात और, एक जमाने में मैंने बात की थी, जरा दोबारा अगर अच्छा है जहन में आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक ऑडिट भी होता है, लेकिन ऑडिट बेटा 100% ट्रांजैक्शंस का पॉसिबल नहीं है, वो सैंपल बेसिस पे होता है। मैंने ये बात इस वक्त इसलिए ऐड की है क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अकाउंटेंट्स ने कोई एरर किया हो और ऑडिट हो जाने के बावजूद वो एरर डिस्कवर
क्यों ना हुआ हो? क्योंकि जो सैंपल में चीजें आई ऑडिटर ने तो सिर्फ वही चेक करनी है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज थी जो सैंपल में नहीं आ सकी और वो गलत थी, तो फिर वो उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी हो गया है, और इवन देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती पॉसिबल है। सबसीक्वेंटली अगर पता चल जाए तो फिर डेफिनेटली सब्सिक्वेंटली हमें गलती ठीक करनी है। लेकिन अगर पिछले सालों की गलती को ठीक करेंगे तो फिर शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर भी क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि अब फिगर्स ने चेंज होना है, तो उनके पास पुरानी फिगर्स होंगी और हम कोई नई फिगर्स भेज रहे होंगे। अगर कोई करंट ईयर की मिस्टेक करंट ईयर में ठीक हो जाए तो क्या शेयर होल्डर्स को बताने की जरूरत है? फिर जरूरत नहीं है। करंट ईयर में एरर हुआ, करंट ईयर में ठीक हो गया, ऐसे ही शेयर होल्डर्स को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। इंसान है, गलती हुई, ठीक कर ली, बात खत्म हो गई। लेकिन पिछले सालों की गलती अगर करंट ईयर में ठीक करेंगे तो देन शेयर होल्डर्स को फिर डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ पुरानी फिगर्स आ रही होंगी जो हमारी तरफ से इस साल चेंज होके जा रही होंगी। अब मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, आज थोड़ा सा जरा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसको अप्लाई करते हैं। फिर अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। पहले जरा ये डेफिनेशन देख लें जरा कि प्रायर पीरियड एरर कहते किससे हैं। प्रायर पीरियड से इस वक्त वर्ड समझ आ गया? प्रायर पीरियड मींस पिछले सालों की बहस हो रही है। प्रायर पीरियड एरर इज एन एरर मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स। पिछला 1 साल भी हो सकता है और पिछले कई साल भी हो सकते हैं, बट डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड। हुआ कब? डिस्कवर कब हुआ? 1 और मोर प्रायर पीरियड्स में हुआ, लेकिन उन सालों में डिस्कवर नहीं हो सका, करंट पीरियड में डिस्कवर हुआ आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड या दोज पीरियड्स। क्या मतलब दोज पीरियड्स? करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होके इशू हो चुकी हैं, अगर तो हो गई हैं और बाद में एरर डिस्कवर हुआ है तो अब उन्हें में भी कुछ नहीं किया जा सकता, फिर अगले साल ही करेंगे जो करना है। तो व्हाट इज द करंट प्रायर पीरियड एरर? पिछले सालों में हुआ था और पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होके चली गई थी और करंट ईयर में डिस्कवर हो गया है और करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बन रही हैं, तो क्या करेक्शन कर सकते हैं? अगर करंट ईयर की भी बन गई हैं और बाद में एरर डिस्कवर हुआ है, फिर ये करंट पीरियड एरर नहीं है, फिर ये शायद नेक्स्ट पीरियड में डिस्कवर हुआ है, तो नेक्स्ट पीरियड में ही सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। किन सालों की बन चुकी हैं? पढ़ के ये पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले वर्ड को समझ आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता कौन है? अकाउंटेंट्स। फिर उनका ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद डायरेक्टर साइन कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो जाती हैं, बाद में वो शेयर होल्डर्स को भेजनी होती हैं, प्रिंटेड कॉपीज भेजनी होती हैं पब्लिश करवा के। तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब शेयर होल्डर्स तक वो शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चली गई थी। किन सालों की चली गई थी? जिन सालों में एरर था, जिन सालों में एरर था वो चली गई थी, और उनको पब्लिश करने के बाद हमें कोई करंट ईयर में जाके एरर डिस्कवर हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 2024 में एरर डिस्कवर हुआ है तो किन सालों तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होगी होंगी? 2023 तक। और फॉर एग्जांपल अगर 2024 की भी इशू हो गई और बाद में डिस्कवर हुई है तो फिर वो 2025 में असल में एरर डिस्कवर हुआ। प्लीज क्लियर है सर? तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द प्रायर पीरियड एरर? दोबारा पढ़ते हैं। इट इज एन एरर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बट डिस्कवर्ड इन किसकी पब्लिकेशन के बाद? किन सालों की? फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है 2015 में वी हैव डिस्कवर्ड द सेल वाज ओवरस्टेटेड इन 2015 में ये एरर क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड एरर। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना है, प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। एक अगली लाइन पढ़ें, एरर्स दैट अकर्ड इन द करंट पीरियड are simply corrected in the current period with no disclosure requirement। एक एरर इस साल हुआ, किसी ने बता दिया, हमने मान लिया, ठीक कर दिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इंसान गलती कर लेता है, अगर डिस्कवर हो जाए, माफी मांग ले तो कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अगर प्रायर पीरियड एरर हुआ था तो गलती एक्नॉलेज कर लेने के बाद
शेयर होल्डर्स को बतानी भी पड़ेगी। रीजन क्या है, पुरानी गलतियां क्यों शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेंगी? क्योंकि वो पुरानी गलत फिगर्स उनके पास पहुंच गई हैं, तो अब उन्हें सही फिगर्स भेज देंगे। ठीक है सर, इसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, ढूंढने जरा क्या है। लेकिन मेरा ख्याल हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, बाद में फिर जिस तरह चेंज इन पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स होते हैं, इसी तरह प्रायर पीरियड एरर को करेक्ट करने के बाद उसके कुछ डिस्क्लोजर्स भी होते हैं। तो ये ए बी पॉइंट जरा मैं छोड़ रहा हूँ, इसे जरा क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अभी पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ पढ़े। जी सर, थोड़ा सा कंटिन्यू ऊंचा जरा। ये 3 साल पहले बेटा गलती से नजर आ गया बस। क्या ये 2015 में जानबूझ के 2012 ढूंढा? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर हमें पता होता कि 2012 में एरर है तो पहले ठीक कर लेते, बाई चांस ही हो गए। क्या ये पॉसिबल है कि पिछले कई सालों में एरर होता रहा हो, पता ही नहीं चल रहा हो, और आपके पास भी पहुंच जाए, पता ही नहीं चला हो सकता है सर। सर बगैर एरर्स डिस्कवर हुए जिंदगी गुजरती जा रही है, लेकिन अगर जस्ट बाई चांस पिछले एरर्स पता चल जाएं तो फिर अब उन्हें इग्नोर ना करें, अब उन्हें करेक्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह गलतियां अगर हमने जानबूझ के नहीं की तो वह रब माफ कर देगा, लेकिन जो नजर आ जाए उसकी फिर माफी तलाफी दुनिया में ही करके वहां जाए। ऐसी है, मतलब ये जस्ट बाई चांस है। ये नहीं कि हम 2015 में बैठ रहे थे और दोबारा पिछले साल खोले कहीं गलती हो ना गई है, वो तो फिर हम सारी जिंदगी इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। अगर जस्ट बाई चांस हमने खुद या कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर किसी ने हमारे पॉइंट आउट कर दिया ये गलती हुई भी है और डिस्कवर हो गई है, इवन देन इट इज पॉसिबल कि बहुत सी गलतियां डिस्कवर ना हो सके और देन उनका फिर कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी में हमेशा शायद काम करते हुए ध्यान से करना चाहिए। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, शायद आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ, क्या ख्याल है जिंदगी में काम करते हुए क्या करना चाहिए? अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक हो जाए तो शायद कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई बता दे तो पर ऐसी लड़ने की बजाय फिर मान लेना चाहिए, देख लें गलती अगर है तो उसको ठीक करना, लेकिन अगर ना पता है तो बाकी अल्लाह के हवाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डोने जी, मोहानी 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 भाईजान, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की रिक्वायरमेंट पढ़े, फुल कंसंट्रेट करें, सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर है। प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट मिल रही कहीं? प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग द मूवमेंट एंड retained earnings add would appear in the statement of changes in equity for the year ended 31st December 2008। दोबारा पढ़ें, सिर्फ किस में क्या मांग रहा है? सिर्फ किस में क्या मांग रहा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम मांग रहा है। किस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम मांग रहा है? फर्स्ट लाइन पे वापस आ जाएं, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का एक कॉलम बनाना है, इसलिए शायद उसने एक्सट्रैक्ट वर्ड बोला है। Mani Manufacturing Limited is engaged in the manufacturing of spare parts for the motor car assemblers। Audited financial statements का मतलब हमने बना ली, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने आके वेरीफाई भी कर ली। The audited financial statements for the year ended 31st December 2007 disclosed profit and retained earnings amounting to ₹21 and 89 million respectively। अपना सारा अकाउंटिंग का नॉलेज इस सेंटेंस पे अप्लाई करके बताएं। मेरा तो ख्याल है 21 और 89 एक ही चीज की बात हो रही है। 21 मिलियन और 89 मिलियन एक ही चीज के दो नाम बताए हुए हैं। किस साल का 21 क्या है? 2007 में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक 21 मिलियन प्रॉफिट हुआ था और 89 मिलियन क्या है? 2007 के एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस 89 बताया हुआ है।
89 को अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या इस 89 मिलियन में 2007 तक के प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग 21 मिलियन एज वेल? सिर्फ 21 ही है या पिछले सारे सालों के प्रॉफिट्स? अप टू लगाना जरूरी है, अप टू 2007 तक के प्रॉफिट्स हैं। एनी कंफ्यूजन? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007 15 मिलियन, सॉरी 21 मिलियन था, और रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस 89 मिलियन। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन। नीचे रिक्वायरमेंट में जाएं, फॉर द ईयर कौन सा है? 2008 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक प्रॉफिट कितना है? ड्राफ्ट से मुराद अभी फाइनल शायद ये नहीं हुआ है। 2008 का प्रॉफिट 15 मिलियन फिलहाल कैलकुलेट हो गया है। However, following adjustments are required to be made। क्या 2008 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है? लेकिन फॉलोइंग दो एडजस्टमेंट्स एग्जामिनर ने आप नौजवानों के लिए छोड़ दी हैं। दो मीन्स नंबर 1 और 2। डन है सर? नंबर 1, management of the company has decided to change the method of valuation of raw material from, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से बदलना चाह रही है, अलाउड है ये? वॉलंटरी चेंज है या कंपलसरी चेंज है? तो एक तो बेटा पॉलिसी चेंज हो रही है FIFO से वेटेड एवरेज। आपको पता है अगर FIFO वेटेड एवरेज या वाइस वर्सा हो तो स्टॉक की फिगर्स चेंज हो जाती हैं। तो वो कहता है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड वाज इज एज फॉलोज। FIFO से वेटेड एवरेज पे जा रहे हैं, कैलकुलेटर पकड़े। 2006 के एंड पे कितना चेंज आ रहा है? 37 माइनस 35.5, 1.5 से स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? हिम्मत करो जवाना, हिम्मत। 2007 के एंड में कितना चेंज है? 2.2 मिलियन से स्टॉक 2007 के एंड में बढ़ रहा है। प्लीज लुक एट द फिगर्स गौर से। एंड लास्ट ईयर में 4 मिलियन से स्टॉक कम हो रहा है। मैंने सिर्फ फिगर का डिफरेंस लिख दिया है, कम ज्यादा का इम्पैक्ट अभी सोचते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि क्लोजिंग स्टॉक्स कम ज्यादा होने से प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आता है? स्टॉक्स के कम ज्यादा होने से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है सर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में लाएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग जहन में लाएं, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स बदल जाएं तो क्या प्रॉफिट चेंज हो जाता है? अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में आ जाएं। अल्लाह करे भाई को प्लीज मोबाइल का मसला हल हो गया हो। ड्यूरिंग द ईयर in 2007, sorry, in 2007 current year या last year, the company purchased a plant for rupees 100 million. Depreciation on plant was recorded at instead of at, कितने की बजाय कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई थी, ज्यादा चार्ज हो गई थी, कम चार्ज हो गई थी? नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। दिस एरर was discovered after the publication of financial statements for the year ended 31st December 2007। ये एरर डिस्कवर कब हुआ है? किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने के बाद डिस्कवर हुआ है? क्या ये एरर 2008 में प्रायर ईयर एरर कहलाएगा? क्योंकि सिर्फ पिछले साल में, अगर उससे पिछले साल होता फिर करंट ईयर एरर कहलाता। अगर 2007 या उससे पिछले सालों में एरर हुआ है तो 8 में आके ये प्रायर ईयर एरर कंसिडर होगा। 2008 में आके अगर पिछले किसी भी साल में एरर है तो प्रायर ईयर एरर कंसिडर होगा। क्लियर है सारे? एक आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, वो कहता है एरर इज कंसिडर्ड टू बी, अंडरलाइन करें जरा वर्ड मटेरियल। मटेरियल यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के एंगल से लिखा हुआ है। मीन्स टू से यहाँ इसका मतलब है सिग्निफिकेंट। मतलब दिस एरर इज नॉट अ रॉ मटेरियल, ये नहीं वो कह रहा। द एरर इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉ मटेरियल। मटेरियल का यहाँ मतलब सिग्निफिकेंट के एंगल से।
देखिए अगर कोई पिछले सालों में गलती हुई है और वो इममटीरियल है, कंसंट्रेट प्लीज, अगर पिछले सालों में कोई गलती आइडेंटिफाई हुई है और वो इममटीरियल, इममटीरियल मींस नॉट सिग्निफिकेंट, तो अगर नॉट सिग्निफिकेंट है तो उसे ठीक करना जरूरी नहीं है। हम अकाउंटेंट्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स कभी भी अपना टाइम इनसिग्निफिकेंट चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़ें, 100 मिलियन फॉर एग्जांपल एक एसेट की कॉस्ट है और उसकी यूजफुल लाइफ 19 साल है, तो डिवाइड बाय 19 करें और एक आंसर इंटरेस्टिंग सा आ गया है। ये बताएंगे कितनी डेप्रिसिएशन है? 5.26 पे क्यों रुक गए? गेम तो अभी ऑन है या खत्म हो गई है? क्या राउंड हो गया 5.26 पे या किया है? वो तो किया है, ये हो गया है। अब फॉर एग्जांपल 5.26 ये फिगर है और यकीनन 5.26 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, लेकिन अगर 5.26 की जगह 5.25 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाए और इस एरर का पता चला है 10 साल बाद, तो यकीनन प्रायर ईयर डिस्क्लोजर भी बनाएंगे, एरर भी ठीक करेंगे, और अगर लेट सीटिंग करनी पड़ेगी ऑफिस में तो लेट सीटिंग भी करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हुआ तो 5.25 की जगह वजह से जो WDB अगले साल बनेगी वो भी गलत हो जाएगी और देयरफॉर ये गेम ऑन हो जाएगी। और अगर कोई और राउंडिंग ऑफ एरर निकला है पिछले 50 साल का तो हम उस पर नहीं लग रहेंगे। इन सिग्निफिकेंट बहस कभी नहीं होगी। इस लाइन को एग्जामिनर ने क्यों बताया है? एग्जामिनर आप नौजवानों को ये कहना चाहता है खुद से इनसिग्निफिकेंट ना समझ लेना, ये ना कहना ये डेप्रिसिएशन इनसिग्निफिकेंट एरर है देयरफॉर मैंने ठीक नहीं करना। हम हमेशा बाय डिफॉल्ट एग्जाम में एरर्स को सिग्निफिकेंट ही महसूस करेंगे, चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो। हाँ अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है, कंसंट्रेट प्लीज, दिस एरर इज कंसिडर्ड टू बी इममटीरियल, तो इसकी करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम अकाउंटेंट्स हमेशा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट सेज कि सिग्निफिकेंट गलतियां ना हो, अगर कोई इनसिग्निफिकेंट मिस्टेक हुई है उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये मटेरियल वर्ड समझ आ गया है? बता दें इस केस में हम ये एरर ठीक करेंगे या नहीं? अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर क्या करते? फिर भी करते। क्या लिखा होता तो फिर ना करते? आई होप कि क्लियर हो गया। रिक्वायरमेंट दोबारा देखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक ही कॉलम 2008 के एंगल से बनाना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पुरानी बेसिक सी चीजें जरूर रिवाइज होनी चाहिए। इसके रिक्वायरमेंट के फौरन नीचे पहले कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से हेडिंग लिखी हुई है, तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को सही जहन में सेट रहना चाहिए, यहाँ भी और आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स जरूर है, लेकिन बहरहाल अगर किसी को याद ना आ रहा हो या मैं कोई नई बात कर दूं तो जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। अगर ये बात क्लियर है तो ठीक है, वरना रहने देते हैं। मीनिंग इसका ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी गलती से ज्यादा हो ही जाना है। सबको पता है या कुछ एक्सप्लेन कर लें? अभी ये सुना है? वैसे बोर्ड पे जरा देखें। फॉर एग्जांपल बेटा सेल है 50 मिलियन, चले मैं अज्यूम कर रहा हूं जी आपको नहीं पता, अब आप ये अज्यूम कर लीजिएगा मुझे पता है, फॉरगेट अबाउट कि आपको पता है, लेट्स रीकन्फर्म। शायद जब पहले आपको पता है वो जरा जमाना पुराना हो गया, शायद ये रिलेशनशिप बदल गया है, तो फॉरगेट अबाउट लास्ट जो आपने पढ़ा हुआ है, लेट्स ट्राई अगेन। सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल की तरह वर्किंग करवा दें। सपोज ओपनिंग स्टॉक 10 मिलियन था, ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से बहस हो रही है, परचेजेस फॉर एग्जांपल 30 मिलियन थी, क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 5 मिलियन था, 10 + 30
-5 35 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 15। मैंने बिल्कुल सिंपल फिगर्स लिखी हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा शायद कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर इवन देन आप प्लस माइनस करना चाहेंगे तो अलाउड है, कैलकुलेटर ज़रूर साथ रखें। अब सपोज बेटा ये फिगर्स है, मेरी इन फिगर्स की बेस पे 15 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अब सपोज गलती से 5 को मैंने 4 किया है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक गलती से 5 को 4 का मतलब डिक्रीज कर दिया है या इंक्रीज कर दिया? मैंने डिक्रीज किया। दोबारा कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करवाएं। 10 + 30 -4 कॉस्ट ऑफ सेल 36 हुई। प्लीज हुई सर, और 34 बनता है। कर लें सॉल्व, प्लीज कर लें। 10 जमा 30 40 -4 इज इक्वल टू 36। अब सिर्फ क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से, अब सेल में से 36 माइनस जब आप करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 14 हो गया। क्या कम होने से? क्लोजिंग स्टॉक। कितने से कम होने से? 1 मिलियन से कम होने से। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। हम जरा प्रॉफिट का रिलेशनशिप जरा डायरेक्टली समझ लेते हैं। क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम किया और जितने से कम किया उतने से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है या इनवर्स बन रहा है? सपोज 4 की जगह मैंने 8 अज्यूम किया था, 5 सही था, और 5 की जगह 8 अज्यूम किया है। प्लीज कैलकुलेट। 10 जमा 30 50 50 - 8 200। प्लीज 10 जमा 30 40 -8 इज इक्वल टू 32 -50। कंसंट्रेट फुल जरा। 5 से 8 पे आने का मतलब मैंने 3 मिलियन से स्टॉक बढ़ाया है। जितने से मैंने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है उतने से ही ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है। पॉइंट्स रिमेंबर में फर्स्ट लाइन दोबारा देखें। क्या क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है? अगर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट गलती से कम ज्यादा हो गई है तो अंडरस्टूड बात है कि अगर ज्यादा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। एनी कंफ्यूजन? मेरा ख्याल लिखने की जरूरत नहीं, हम ये वर्किंग करते हैं। बात मेरी समझ आ गई है? अब आ जाए जरा इन्हीं फिगर्स की बेस पे। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैं डेफिनेटली बेटा ये नहीं कह रहा यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के कम ज्यादा की बहस नहीं कर रहा। अमाउंट गलती से अगर कम ज्यादा हो गई, किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, तो कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में जब फिगर चेंज होगी तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी और जिससे प्रॉफिट चेंज हो जाता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा। एनी कंफ्यूजन? चलिए इसको जरा ओपनिंग स्टॉक के एंगल से भी अभी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। once again suppose original figures 10 + 30 40 -5, ठीक है। सपोज 10 को 12 कर दिया मैंने, 10 को 12 लिख दिया। कैलकुलेट। 12 जमा 30 42 माइनस इज इक्वल टू 37। क्या किया मैंने? ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया या कम किया? ग्रॉस प्रॉफिट पे फाइनल इंपैक्ट क्या आया? 15 से 13 कैसे रह गया? 50 - 37 इज इक्वल टू 13। क्या बढ़ाया? क्या अल्टीमेटली हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है या इनवर्स बन रहा है? सपोज ओपनिंग 7 है, 10 की जगह मैंने 7 कर दिया। 7 + 30 प्लीज, 7 + 30 37 -5 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 33.5 प्लीज कैलकुलेटर यार, अलाउड है, अलाउड है। जुबानी हो नहीं रहा, वैसे करना नहीं है। प्लीज ये मिशन ना बनाए प्लीज, ये मुश्किल कैलकुलेशंस है, मिलियंस में फिगर्स है। प्लीज 7 + 30 37
-5 इज इक्वल टू, देखा ना 31 बना। प्लीज व्हाट इज 32? कॉस्ट ऑफ सेल -50 इज इक्वल टू, सही कंक्लूड कर दें काइंडली। मैंने ओपनिंग स्टॉक को 3 मिलियन से कम किया, ग्रॉस प्रॉफिट 3 मिलियन से बढ़ गया। सेकंड पॉइंट पड़े अपने पास, ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब, उल्टा का मतलब, उल्टा का मतलब सीधा करें। हमेशा की तरह मेरी क्वेश्चन साइलेंट रहे हैं। अगर प्रॉफिट, अगर सपोज ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, अच्छा रैंडम नहीं करते हैं जरा, रैंडम फॉरगेट अबाउट द फिगर्स। लेट्स अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। और ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट कम ही होना, चाहे मैं 5 दफा सेम सेंटेंस रिपीट कर दूं। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड ओपनिंग हैज, एनी कंफ्यूजन? आई होप के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट सर प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई मसला? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस पीरियड becomes opening stock of the next period। आई होप के कोई बहस वाली जरूरत नहीं है, किस पीरियड का क्लोजिंग किस पीरियड में ओपनिंग बनना ही है। अंडरस्टूड है? मेरा ख्याल में एक और सेंटेंस में अंडरस्टूड है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड बिकम्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड। जरूरी नहीं है। क्या ये जो थर्ड लाइन लिखी हुई है ये हमेशा जरूरी है? क्लोजिंग ऑफ लास्ट पीरियड बिकम्स ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ये तो हमेशा ऐसे होना है। लेकिन जब मैं दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, या जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका नेट इफेक्ट वही है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन क्या प्लीज जरूरी है? क्लोजिंग ऑफ लास्ट पीरियड becomes opening of the next period। Fourth line, if there is no information of dividend then ignore dividend। ये शायद हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया है। यकीनन डिविडेंड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसे इग्नोर करके ही वर्किंग करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट but information is available, then always prepare at least 1 year comparative figure in statement of changes in equity as well। का मतलब बाकी स्टेटमेंट में तो बनना ही बनना है। क्या लिखा हुआ है? अगर कंपैरेटिव नहीं भी मांगा हुआ तो इन क्वेश्चंस में, IAS 8 के इन क्वेश्चंस में अगर चेंजेस इन इक्विटी आप बना रहे हैं तो कंपैरेटिव भी साथ देना ही है। मसलन रिक्वायरमेंट में जाएं, कौन से ईयर की चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम मांग रहा है, स्पेसिफिकली कंपैरेटिव नहीं कह रहा, लेकिन अगर डाटा मिला तो हम कंपैरेटिव वर्किंग भी करेंगे। चलें आए अब इस सस्पेंस को खत्म कर ही दें, वर्किंग करके क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। हर चीज सीरियस लीजिएगा, यही छोटी छोटी चीजें जब एग्जाम में आ जाएं तो ये भी नहीं होती हैं। बिजनेस नेम बता दें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन तो नहीं आता? बनाना क्या चाह रहे हैं? चले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स लिखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, statement of changes in equity extracts for the year ended 31st December 2008। कॉलम सिर्फ किसका बनाना है?
अब सब कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है, सही वाइंड अप करवाना है। स्टार्टिंग लाइन लिखवाएं, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 7 या 8 करंट ईयर का स्टार्ट होगा। कंपैरेटिव, लेकिन पहले देख तो नहीं कंपैरेटिव बन भी सकता है या नहीं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कंपैरेटिव की। लुक एट योर क्वेश्चन, लुक एट योर सवाल। 89 मिलियन ढूंढे, अकाउंटेंट बन के 89 मिलियन गौर से देखें, किस साल का ओपनिंग है ये, किस डेट का ओपनिंग है, 1 जनवरी 8 का ओपनिंग है। हमें अगर कंपैरेटिव बनाना है तो किस डेट का चाहिए, 1 जनवरी 7 कंपैरेटिव ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा गौर से 87 देखें, 89 देखें, 89 से पीछे 21 ढूंढे, 89 में 21 होगा, होगा सर। क्वेश्चन में डिविडेंड की इंफॉर्मेशन ढूंढे, तो अगर 89 कैलकुलेटर लेके पकड़े, 89 में से 21 प्लस कर दें या माइनस, तो डिविडेंड्स ना होने की वजह से क्या मिल जाएगा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 2007 मिल जाएंगी। बात किसी को समझ आई है प्लीज? दोबारा रिपीट कर दें, 89 क्या है, 2007 का क्लोजिंग है, 21 क्या है, 2007 का प्रॉफिट है, डिविडेंड्स अभी नहीं है, आने वाले हैं, तो देन कैसे वर्किंग कर सकते हैं। बनाए जी फर्स्ट लाइन, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी, क्योंकि अब डाटा मिल गया इसलिए कंपैरेटिव के साथ बनाना है। 89 माइनस 21 68। आगे ना जाइएगा मेरे साथ में जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? डिविडेंड्स वगैरह अगर होते हैं तो डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बना लेंगे, वरना शायद एक ही अगर फिगर है तो प्लस माइनस से भी आ सकती है। देन बेटा 68 को बहुत गौर से दोबारा देखें, किस साल तक के प्रॉफिट इसके अंदर है, 2007 तक के यार, वो 7 लिखा हुआ है यार, किस साल का क्लोजिंग है ये, 6 का क्लोजिंग है, 7 में ब्रॉड डाउन है, 6 तक के प्रॉफिट इसके अंदर मौजूद है। अब अपना सवाल देखें, पॉइंट 1 में आए, रिटेन्ड अर्निंग्स में तो प्रॉफिट प्लस नहीं होगा बेटा प्लीज। 2007 का ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है, क्या क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट ऑलरेडी 2007 का प्लस हो गया होगा, यकीनन 2008 का भी प्लस होना होगा, लेकिन हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, 2007 के क्लोजिंग से 2007 के ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो क्या क्लोजिंग ऑफ 2007 में 2007 का प्रॉफिट ऐड हो गया होगा और हम उसे माइनस करके ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल रहे हैं। प्लीज क्लियर है जी? सर जी अपने क्वेश्चन का पॉइंट 1 देखें, पॉलिसी चेंज होने का इफेक्ट किस किस साल आना है, 6 में भी आना है, 7 में भी आना है, 8 में भी आना है। पॉलिसी चेंज हो रही है, मैनेजमेंट अपनी चॉइस से कर रही है या स्टैंडर्ड बदला है? फर्स्ट पेज पे जाएं, जो फर्स्ट पेज डिस्कस हुआ था, पेज नंबर बताइएगा, 81 एंड में जाए। अगर मैनेजमेंट अपनी मर्जी से पॉलिसी बदल रही हो तो रेट्रोस्पेक्टिव भी चेंज होनी है, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। इम्प्रैक्टिकेबल हमारे एग्जामिनर ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वापिस आए, क्या 2006 में स्टॉक्स बदल रहे हैं, क्या स्टॉक के बदलने से प्रॉफिट बदल जाएगा? तो 6 में भी चेंज है, फिर 7 में भी है, 8 में भी है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली करते हुए 8 की करेक्शन 8 में करेंगे, 7 के प्रॉफिट्स की करेक्शन 7 में करेंगे, और जो 6 में करेक्शन है
वो 68 दोबारा ढूंढे, 68 में ढूंढे, क्या 68 में ओपनिंग आ रहा होगा, सॉरी 68 में 2006 के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, तो यहाँ हमें करेक्शन उसी तरह करनी है जिस तरह रजिस्टर में पीछे जाए। ये जो सी पॉइंट अभी सॉल्व किया था आप लोगों ने, उसमें 120 ढूंढने जरा रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये सही तरह प्लीज चीजें जहन में सेट करें कर ली। 120 में किस साल तक का प्रॉफिट आ रहा था, 2001 तक का, तो एक की करेक्शन फिर उसके अंदर हुई थी। इसी तरह 2006 तक का ये प्रॉफिट आ रहा है, तो 6 की करेक्शन इसमें होगी, 7 की करेक्शन 21 में होगी, ढूंढे 21 ढूंढे प्लीज, और 8 की करेक्शन 15 में होंगी जो प्रॉफिट्स गिवन है। इवन पॉइंट नंबर 2 में जाए तो नीचे जो एरर हुआ है, सेकंड पॉइंट में जो एरर है, एरर किस साल है, एरर प्रोस्पेक्टिवली ठीक होता है या रेट्रोस्पेक्टिवली, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, किस साल में एरर है, तो 7 के प्रॉफिट्स में ठीक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो एरर 7 की बजाय 5 में हुआ होता, 5 में 2005 में हुआ होता, तो इस 68 में क्या 2005 का प्रॉफिट भी है, इस 68 में 2005 का भी होगा, कब से कब तक होगा, बिजनेस स्टार्टिंग से लेके 2006 तक का होगा, तो 6-5 पिछले सालों की जो करेक्शंस हैं सारी इसी में होनी थी, लेकिन एरर क्योंकि पिछले साल में है तो इसलिए 2007 के प्रॉफिट में इंशाल्लाह एरर करेक्शन करेंगे। इसके लिए स्पेस रख लें आधा पेज, आधा को पेज रख लें, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बनवाएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं जी साथ, कोई आवाज का इशू तो नहीं हुआ, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का काइंडली मसला हल हो गया जी। एक वर्किंग बनवा देते आप, चेंज इन पॉलिसी। देन बेटा ये वर्किंग अगर थोड़ी सी जरा देख लें, कौन कौन से ईयर्स इफेक्ट होने हमारी इस चेंज इन पॉलिसी से, 6, 7, 8, क्या चीज इफेक्ट होनी इनिशियली हमारी इस पॉलिसी चेंज से, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इनिशियली होनी है, और इन्वेंट्री के चेंज की वजह से फिर प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना। तो पेशेंस एक मिनट दिखाएं, पहले जरा बहस सुन लें जरा। 2006, 7 और 8 में क्लोजिंग स्टॉक में कितना चेंज आना है रिस्पेक्टिवली, 2006 में कितना चेंज आना है 1.5, 7 में 2.2 एंड 8 में 4 मिलियन से चेंज आना है। प्लीज बात समझ रहे हैं, पहले हम फाइफो पे हैं, फाइफो से वेटेड एवरेज में जाना है, वो 1.5, 1, 2.2 और 4 से चेंज आना है। अच्छा डेफिनेटली इंक्रीज डिक्रीज भी है, मैंने अभी सिर्फ चेंज पूछा है, बाकी अभी बात आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट इशू ये पहले रिजॉल्व करें, कि अगर क्लोजिंग्स बदलेंगे तो अगले साल के ओपनिंग भी बदलेंगे या उसी साल के ओपनिंग बदलेंगे, तो ये जरा सबसे इंपॉर्टेंट बहस है, ये गौर से देखें। 2006 का क्लोजिंग अगर बदल रहा है तो 2006 का ओपनिंग भी बदलेगा। 6 का ओपनिंग कब बदलता अगर 5 का क्लोजिंग बदलता, डैश क्यों लगाया मैंने, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, 5 की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब 2006 का 1.5 ढूंढना है, 2006 का क्लोजिंग 1.5 से चेंज हो रहा है, कम ज्यादा की बहस में अलग करता हूं, क्या अकॉर्डिंगली 2007 का ओपनिंग भी चेंज होगा, कितने से, क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, 6 का जो चेंज है, 6 के क्लोजिंग में जो चेंज है, 2006 के क्लोजिंग में जो चेंज है 2007 के ओपनिंग को भी चेंज करेगा, क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स, नेक्स्ट आप करवाएं, 2007 में जो क्लोजिंग में चेंज आ रही है वो 2008 के ओपनिंग में भी चेंज आएगी। यहां तक बात क्लियरली समझ आ रही है, 2007 का
क्लोजिंग स्टॉक अगर चेंज हो रहा है तो 2008 का ओपनिंग स्टॉक भी उतने से ही चेंज होगा, 1.5 से होगा, 1.5 एंड 2.2 से होगा। आपके जहन में सही आ रहा है, लेकिन कंसंट्रेट जरा एक सेकंड। अगर हम 2007 में ओपनिंग ठीक कर देंगे, 2007 का ओपनिंग ठीक कर देंगे 1.5 से, और 2007 का क्लोजिंग भी ठीक कर देंगे 2.2 से, तो क्या 7 का ओपनिंग 8 का ओपनिंग सॉरी फिर दोबारा 1.5 से ठीक करेंगे। अब आपके बच्चे जहन में चीज सही आई है, लेकिन थोड़ा सा गलत तरफ गए। आपके जहन में आया जो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में शायद आज बहस की है, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स वाली बहस की है। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स वाली जो मैंने बहस की थी दोबारा कर लेते हैं, गलत तरफ पे करनी जाएगा। जरा ढूंढे रजिस्टर में जरा, और क्वेश्चन का डाटा ढूंढना। वहां मैं कर ये रहा था कि क्वेश्चन में जो गिवन फिगर्स थी 2001, 2, 3 की गिवन फिगर्स, वो जिन ओपनिंग से बनी हुई थी, वो ओपनिंग थे 3 लाख, 4,50,000 और जिसकी वजह से 5 लाख आया था। वहां मैं बेटा मैं एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे थे, तो यकीनन अगर मैं 3 लाख उठाऊं तो उसमें 2001 की करेक्शन होगी। अगर मैं सवाल से दोबारा 4,50,000 उठाऊं, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, तो कौन सी और कौन सी भी होगी। और फिर मैं अगर सवाल से दोबारा 5 लाख उठाऊं तो 1, 2, 3 दोनों होंगी। मैं इस वक्त आपके सामने जो कर रहा हूं वो मैं शायद डिफरेंस के एंगल से कोई बात कर रहा हूं। दोबारा एक सेकंड उसी खुला रहने दें, बोर्ड पे देखो। 2006 से दोबारा शुरू करें। 2006 का क्लोजिंग बदल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि 2006 का ओपनिंग बदल रहा है। पहले ये पहला क्लियर है। अब आ जाए 7 में। क्या 2006 का अगर क्लोजिंग बदल रहा है तो 2007 का ओपनिंग बदलना है, और अगर मैं बदल लूं तो 2007 का ओपनिंग ठीक हो गया। अगर मैं 1.5 से चेंज कर दूं 2007 का ओपनिंग, तो अब 2007 का ओपनिंग ठीक हो गया। देन 2.2 से अगर क्लोजिंग बदल लूं तो 2007 के इफेक्ट्स पूरे हो गए। अब 2008 पे अगर चेंज करने के बाद जाऊं 2008 में, तो क्या 2006 की करेक्शन दोबारा करूं या 7 से आगे चलूं। हमने जो वर्किंग की थी एक और एंगल से कैलकुलेटर पकड़ूंगा। अब जो मैं बात करने लगा इसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेट करेंगे तभी ये सही बहस मेरी समझ आएगी जो मैं इस वक्त कर रहा हूं। अपने रजिस्टर में आए जरा, सही ओपनिंग बताएं कितना है। वही प्लांट 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 एग्जाम्पल प्लांट प्लांट, सही ओपनिंग क्या है। 3,15,000 सही ओपनिंग यार, गलत ओपनिंग क्या था। अगर मैं सही ओपनिंग उठाऊं 3,15,000, लिखें बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब सवाल में जाएं, सवाल में जाएं, सवाल में ओपनिंग कितना नजर आ रहा है 3 लाख, क्लोजिंग कितना नजर आ रहा है, क्लोजिंग कितना नजर आ रहा है यार 3,15,000। सवाल में 2002 का ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, सवाल में 2002 का ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, सवाल में 2002 का ओपनिंग हमें नजर ही नहीं आ रहा। प्लीज कितना नजर आ रहा है, कोई एक आध हो जिसको नजर आ रहा हो, एक नहीं तो आध भी चलेगा यार। 4,50,000 का ओपनिंग क्या है सवाल में, 3 लाख। 2002 का क्लोजिंग क्या है सवाल में, 4,50,000। इसमें कितना फर्क है इस साल में, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अल्लाह करे कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखा हुआ है, सही ओपनिंग लिखा हुआ है। उसमें अगर मैं अभी करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख एडजस्ट करूं, तो क्या ये सिर्फ 2002 की करेक्शन है, सिर्फ ये 2002 की अब फिक्र है 1.5 लाख। किस साल से किस साल के मुकाबले में 1.5 लाख का चेंज आया है, ये एक में चेंज आया है 2 में आया है,
ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है या चेंज है? ये चेंज है। 1.5 लाख से इंक्रीज हुआ है हमारा प्लांट अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू सवाल। अब अपने रजिस्टर में कर ली, थोड़ा सा पीछे जाए जरा। अभी आपने 315 देखा था, 2002 में आपको पता है कि आपका प्रॉफिट कितने से, सॉरी आपका प्लांट कितने से बढ़ना है? नहीं 1.5 लाख तो अलग है एक फिगर। हमारी करेक्शन की वजह से, हमारी करेक्शन की वजह से 17,000 से प्लांट ने इंक्रीज होना है 2002 में। अब कैलकुलेटर पे आपके लिखा हुआ है 3,15,000। ये सही ओपनिंग है या गलत ओपनिंग है? इसमें पहले आप जमा करें 1.5 लाख। 1.5 लाख मैंने क्या जमा करवाया? सवाल के मुताबिक चेंज। क्या इस 1.5 लाख में सिर्फ 17,000 ही की एडजस्टमेंट होनी है या 15,000 की भी करूं? अब मैंने 15,000 की एडजस्टमेंट कहां कर ली हुई है? ओपनिंग में मैंने कर ली हुई है। अब रिलैक्स होकर 17,000 प्लस करें और कैलकुलेटर पे जरा इज इक्वल टू दबाएं, और ये 4,82,000 आपको कहीं नजर आ रहा है? पहले मैंने ऐसे क्यों नहीं किया? कर सकते थे हम, लेकिन मैं 450 कहां से उठा रहा था? उठा दें उठा दें उठा दें, सवाल से उठा रहा था। सवाल वाला 4,50,000 किससे बना हुआ था? 3 लाख से। इसलिए ओपनिंग भी ठीक करें और फॉर द ईयर की करेक्शन भी करें। ऑल्टरनेटिवली कैसे हो सकता था? कैलकुलेटर पे 0 करें। क्या सही उठा लें? ओपनिंग 3,15,000, जैन जो चेंज आया इस साल वो प्लस कर लें 1.5 लाख, और सिर्फ करंट ईयर की करेक्शन अब क्यों करें? क्योंकि ओपनिंग वाली हो गई है। अब मुझे आप रिपीट कर सकते हैं कि अगर 2003 में ऐसे ही करना हो, सही ओपनिंग उठवाएं 2003 का अपने रजिस्टर में, 482 बिस्मिल्लाह पढ़े, 482 या अल्लाह मौला मदद कर मौला बच्चों की। इतनी बड़ी बड़ी फिगर उठा रहे हैं, उठा लें उठा लें उठा लें, एक्सरसाइज हो रही है। 4,82,000। अब सवाल में देख के चेंज बताएं, 3 4 जमा 50,000 करें। 50 पता है कहां से आया? 4.5 लाख 5 लाख। अब इसमें सिर्फ कौन सी करेक्शन करेंगे आप? 9,000 जमा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आंसर बन जाएगा, बन जाएगा। अगर ओपनिंग सही उठा लेंगे तो फिर सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर हमारे सवाल में पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो तो मेरी सजेशन, ये दूसरी वर्किंग नहीं है, मेरी सजेशन ये है कि सवाल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठाएं और कम्युलेटिवली एडजस्टमेंट कर लें। आई होप कि मेरे साथ आपने कर तो लिया है, कर लिया किसी ने, लेकिन इंडिविजुअली ये पंगा दोबारा नहीं लेना है जब तक मैं खुद ना दोबारा कहूँ। आपने क्या करना है, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिवाइज बनानी है, ओरिजिनल उठाएं, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करना है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, मैं एक वर्किंग कर रहा हूं जिसमें मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर 2007 का ओपनिंग ठीक कर लिया है और 2007 का क्लोजिंग ठीक कर लें तो 2008 में अब हमें 2008 में हमें 2007 6 की नहीं 7 की सिर्फ एडजस्टमेंट कर। 7 का क्लोजिंग अगर ठीक होगा तो 7 का क्लोजिंग जितने से ठीक होगा उतने से ही 8 का ओपनिंग ठीक होगा। पिछले की एडजस्टमेंट की जरूरत यकीनन पड़नी है अगर हम सवाल की फिगर्स अनकरेक्टेड उठाएंगे। यहां मैं अगर करेक्ट करता 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 आगे जाऊंगा तो मैं 2008 में सिर्फ कितने से एडजस्टमेंट करके बात खत्म कर सकता हूं, लेकिन डेफिनेटली कब है, अगर मैंने 7 का ओपनिंग ठीक कर लिया था और 7 का क्लोजिंग ठीक कर लिया है तो 8 में मुझे अब सिर्फ 7 के क्लोजिंग का इंपैक्ट ओपनिंग के एंगल से ठीक करना है। अब मेरी बात को समझ आ गई है? अगर मैंने 7 में करेक्शंस कर ली हैं जो करनी है और उन्हीं की बेस पे 8 में आ रहा हूं तो 7 का क्लोजिंग 8 के ओपनिंग को अफेक्ट करेगा। पता नहीं मैं क्या कही जा रहा हूं, मेरे अलावा किसी को पता चला है? मैं तो फुली कंफ्यूज हूं, मुझे तो फिगर्स ही नहीं मिल रही है। 1.5 कहां से आ रहा है, 2.2 कहां से आ रहा है, और जुल्म ये है कि 4 भी नजर आ रहा है। कम से कम ये सिचुएशन तो नहीं है सर? यहां तक वर्किंग लिखें, डेफिनेटली मेरी बात अभी सही तरह शुरू होनी है। क्या ये अंडरस्टूड है? डिस्कशन प्लीज अवॉइड करें, इतनी देर में गेम ओवर हो जाती है और साथ वाले से बात भी बीच में रह जाती है, ना फायदा उसका होता है
और ना मेरी बात का कोई फायदा महसूस होता है। आधा वो हो गया, आधा ये हो गया, मिलजुल के नेट ऑफ हो के 0 हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात पूरी कर ली थी। क्या अगर क्लोजिंग बदलेगा तो अगले साल का ओपनिंग बदलना है? ये अजम्पशन ले रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट पीरियड becomes opening stock of the next period। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं मेरा? एक दूसरे की रीच में आप बैठे हैं, अल्लाह करे हाथों से गेम ना शुरू हो जाए। जी ओके सर, फिगर्स नोट हो गई सर? इधर सर, उधर कहाँ सर, इधर सर। 3 डायमेंशनल क्लास है, जरूरत पड़ते पीछे भी, इधर भी और सामने भी, इससे सिंगल डायमेंशन रखें सर। देन सर जो अगला काम होने लगा है, इसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट्स कंसंट्रेट करना है। अगर आपने लॉजिकली सोचा तो बहस खत्म होने लगी है, वरना अनफॉर्चुनेटली ये फिर साइंस बन जानी है। अब क्वेश्चन का डाटा देखें गौर से। 1.5 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। अच्छा हो सकता है अब आप कुछ अपने आंसर सोच लें, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा सवाल एग्जैक्टली वही हो जो आपने जवाब सोचा हुआ है। क्या 1.5 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है? क्या देयरफॉर 1.5 से ही, प्लीज सवाल मेरे, क्या देयरफॉर 1.5 से ही अगले साल मीन 2007 का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा? अगर क्लोजिंग कम हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी कम होगा। अब 2007 का क्लोजिंग बताएं कितना है, सॉरी क्लोजिंग कितने से चेंज हो रहा है? ये 2.2 से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? अगर 2007 का क्लोजिंग 2.2 मिलियन, सॉरी, अगर 2007 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है तो 2008 का ओपनिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से इंक्रीज होगा। मैं वो बात नहीं कर रहा जो आपके जहन में आ रही है। और 2008 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 4 मिलियन से डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर 2009 में जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज ही होना है, लेकिन हमारी बहस में 2006, 7 और 8 बस है। यहां तक ओके हो गया प्लीज? अब हमने फाइनली करना ये है, ये जो स्टॉक के इफेक्ट्स हैं, स्टॉक के इफेक्ट्स हैं, इनकी बेस पे अपना प्रॉफिट एडजस्ट करना है। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अब हमने डिस्कस करना है। आप ये लाइन अगर नहीं भी लिखी बाद में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं कहाँ लिखूं, मैं कैसे जगह बनाऊं? प्लीज बेटा ये बन जाएगी जगह। मैं कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? अगर मैंने अभी ना लिखा तो ये गलत हो जाएगा। प्लीज रुक जा मेरे भाई, प्लीज रुक जाओ मेरे भाई। अब मेरे साथ आपने यही डिस्कशन जो अभी स्टॉक्स के एंगल से इंक्रीज डिक्रीज की सोची है, प्रॉफिट के एंगल से इसलिए क्योंकि फाइनली हमने प्रॉफिट में इसे प्लस माइनस करके ठीक करना है। इन अदर वर्ड्स, अब मैं जब फिगर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव करूंगा तो मैं स्टॉक्स की वजह से नहीं, मैं प्रॉफिट कम ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव करूंगा। हम सब अब रेडी हैं सर? 1.5 से अगर 2006 का क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो क्या 2006 का प्रॉफिट भी 1.5 मिलियन से डिक्रीज होगा? तो मैंने ब्रैकेट स्टॉक के कम होने की वजह से लगाई है या प्रॉफिट के कम होने की वजह से लगाई है? मैंने प्रॉफिट के कम होने की वजह से। क्या कम हो रहा है 6 में? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2006 का अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी 2006 का ही कम हो जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप जहन में ला रहा हूं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अब आ जाए 2007 में।
2007 का क्लोजिंग स्टॉक की पहले बहस कर रहा हूं मैं, पेशेंस। 2007 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से, सवाल देख के बढ़ रहा है कम हो रहा है? 2007 का अगर ओपनिंग स्टॉक 2.2 मिलियन से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा। 2008 आप वाइंड अप करें क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से। 4 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, देयरफॉर 4 मिलियन से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट। अब माय मेन इशू, रिलैक्स होकर सुनना है। 2007 में आ जाए, सवाल देखें। 2006 का क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, सवाल देखें कहा था मैंने, हम नहीं देखेंगे, हमें याद है। हमें कोई याद नहीं है, और अगर याद हो भी जाए तो सवाल क्यों याद करना है? सवाल देखें। 1.5 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था, जिसकी वजह से 2007 का ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है। सेंटेंस रिपीट करें जरा पूरा। 2006 का अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो 2007 का ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है। अब अगर 2007 का ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरे अलावा होपफुली किसी का ये जेस्चर नहीं है, मैं अजीब हरकतें करता रहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। दोबारा जल्दी से, 2006 का क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी देयरफॉर कम हो रहा है। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक 2007 का कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने 1.5 को ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मैं प्रॉफिट के एंगल से बात कर रहा हूं। लेकिन क्लियर रखें, क्या क्लोजिंग स्टॉक कम अगर हो रहा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो रहा है? पिछले साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहा? ओपनिंग स्टॉक के लेकिन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और मेरी ब्रैकेट्स प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप सही वाइंड अप कर दें 2.2 जो 2008 में लिखा ओपनिंग, तो शायद बहस मेरे ख्याल है कि समझ आ गई है। अपना अपना करें, अपना पेन उठाएं, आपका जहन क्या कहता है 2008 के ओपनिंग के बारे में? आपने अपना अपना फैसला करें, दूसरे को गलत नहीं करवाना है। दूसरे का गलत हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी आवाजें बिल्कुल आपके अलावा किसी को ना आए। अपने आप के साथ खामोशी से बोलें, अपनी पुकार सुने। और बेटा प्लीज, ये क्लोजिंग स्टॉक की बेटा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, प्लीज मेरी भी बात काइंडली को सुना करें। ये अमाउंट्स की बहस हो रही है, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी नहीं बदली है। फाइफो से वेटेड एवरेज पे आने से सिर्फ अमाउंट में चेंज बेटा है, प्लीज क्वांटिटी नहीं। इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अ फॉर्मूला फ्रॉम फाइफो टू वेटेड एवरेज, and only amounts are changed because of the different valuation method. प्लीज मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज। Quantities are same, but if you measure the quantities by FIFO, the answer will be different. And if you measure the quantities with weighted average, the answer will be different. Amount में difference. Please, okay है बेटा? आप लोग डिस्टर्ब हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और ख्याल आपका वही है जो हकीकत नहीं है। मुझे बिल्कुल इस पे कोई इतराज नहीं है, सिर्फ शायद अपना दुख शेयर करता हूँ आपके साथ। और आपको शायद महसूस होता है कि हमारा ये सबसे पहला और आखिरी दुश्मन है जिसे हमारी मुस्कुराहट नापसंद है। अल्लाह करे आप हमेशा मुस्कुराएं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल वाले दिन की मुस्कुराहट के लिए कुछ मुस्कुराहटों की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो मेरा ख्याल है ये महंगा नहीं है, और ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त मुस्कुरा लें।
दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जिस तरह इस वक्त यहाँ बैठे हैं, यू आर एंजॉइंग अकाउंटिंग, यू लव अकाउंटिंग। हकीकत ये नहीं है, हकीकत बिल्कुल ये नहीं है। पेरेंट्स याद आ रहे हैं, घर वाले याद आ रहे हैं, लस्सियां घर में, गर्मियां, हॉस्टल के पराठे याद आ रहे हैं। किस तरह याद आ रहे हैं? वी आर इंजॉइंग द पराठास ऑफ द हॉस्टल। पता नहीं वो क्या होता है। और लंच और डिनर तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनको लंच और डिनर कहते हुए भी डर लग रहा है। तो हम यहाँ पर मजबूरन बैठे हैं। तो मैं आपके मुस्कुराहटों के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप लोग बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, पता नहीं क्या क्या बेचारे खाई पी जा रहे हैं, खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे। मैं इस बहस में अगर चला गया तो रिमेनिंग क्लास हमारी रोने धोने में निकल जाएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखें, हम इतनी दूर से यहाँ साथ वाले को देख के मुस्कुराने नहीं आए थे। और अगर चले एक दफा मुस्कुरा लिए, दो दफा मुस्कुरा लिए, पौना घंटे से भी ज्यादा, 1 घंटा 50 मिनट हो गए हैं और पता भी नहीं चलने देते आप। असल मसला ये यकीन है, मेरी आईसाइट काफी वीक है, लेकिन बेटा माशाल्लाह आपके व्हाइट कलर के दांत है, मैं ना भी देखना चाहूँ तो नजर आते हैं। मेरे ख्याल इसको बेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया करें। जब रेजिस्ट ना हो रहा हो तो बैग आप इसलिए लेके साथ वाले के साथ रखा करें, और दूसरा भी उसके ऊपर रख दे, शायद को बैरियर बन जाए। प्लीज पढ़े। हम ब्रैकेट लगाने लगे थे, उधर गेम ही ओवर होगी। नहीं भाईजान, बगैर ब्रैकेट ही अभी तो ब्रैकेट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप ही हेल्प कर दें। ओपनिंग वाले 2.2 के साथ कोई ब्रैकेट लगेगी? पूरी रीजन बता दें। क्लोजिंग स्टॉक 2007 का बढ़ा, विच मींस ओपनिंग स्टॉक भी 2008 का बढ़ा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। आर ब्रैकेट्स, हमारी ब्रैकेट्स आर रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट। जहां ब्रैकेट लगी है हम प्रॉफिट डिक्रीज की बात कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? देन बेटा डेफिनेटली 2006 और 7 में एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो इसका आपस में नेट इफेक्ट लेने, इसका नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बताएंगे। व्हाट इज नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट? 2006 में क्या होगा? 1.5 से फाइनली कम होगा। 2007 में क्या होगा? 3.7 से बढ़ेगा और 6.2 मिलियन से कम हो जाएगा 2008 का प्रॉफिट। एनी कंफ्यूजन? बहरहाल मेरी सजेशन जरूर है कि कैंडी जरा अगर घर में 2 मिनट दोबारा निकाल के इसको सारे को सोचा जाए इंडिविजुअली। सोच सकते हैं सर? सोच सकते हैं सर? देन बेटा एक छोटी सी वर्किंग नंबर 2 भी बना लें। चेंज इन पॉलिसी के बाद इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। हमारे सवाल में 2 इश्यूज हैं। नंबर 1 एक पॉलिसी चेंज हो रही है और नंबर 2 एक एरर हुआ है। जरा पढ़ेंगे एरर वाला पैराग्राफ? एरर वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे प्लीज। बताएं किस साल क्या मसला है? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है या डिक्रीज इन? डेप्रिसिएशन बढ़ गई है, कम हो गई है? कितनी की बजाय कितनी हो गई है? हमें क्या करना है? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, हम करेक्शन का इफेक्ट ले रहे हैं। तो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन किस साल, कितने से? हम डेप्रिसिएशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? 25 - 10 डन है। 15 से डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है, जिससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट नेक्स्ट लाइन में लिखना था, या इफेक्ट ऑन प्रॉफिट की जगह सिंपली इंक्रीज इन। क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है? डेप्रिसिएशन कम हो रही है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। जी मेरा ख्याल है कि 10 चार्ज होनी थी, इंस्टेड 25 चार्ज हुई है इंस्टेड ऑफ 10। सही कह रहा हूं? ये पढ़ लें जरा सेंटेंस है। 25 इंस्टेड ऑफ 10 क्या मतलब?
10 की बजाय 25, तो 15 एक्स्ट्रा चार्ज होगी विच नीड टू बी रिवर्स, जिससे डेप्रिसिएशन कम होनी है। पिछले साल में डेप्रिसिएशन 15 मिलियन से कम करेंगे, जिससे 15 मिलियन पे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। आए रिमेनिंग टाइम में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बना क्या रहे थे? थोड़ा सा अगर करवा दें, अब एकदम आप लिखने की जल्दी करेंगे, बेस्ट यही करवा दें। क्या 2008 में, सॉरी 2006 में कोई प्रॉफिट में करेक्शन है? सवाल में 2006 का प्रॉफिट होना है, 2006 का प्रॉफिट नहीं है 1.5, ये चेंज है, डिक्रीज है। 2006 का प्रॉफिट ढूंढें, गिवन नहीं है। 68 को बोर्ड पे गौर से देखें, गिवन तो नहीं है, लेकिन क्या इसके अंदर होगा? कब तक का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी कितने से यार? 1.5 पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्किंग वन पॉजिटिव नेगेटिव? कल तो नेगेटिव पॉजिटिव था यार, कल तो पॉजिटिव था यार, कल क्या था आज क्या है? कल प्रॉफिट बढ़ रहा था, आज कम हो रहा है। इसका मतलब अगर एक दिन प्रॉफिट बढ़ा करेगा तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, प्लीज 1.5 मिल गया सबको? प्लस करना माइनस, y माइनस 66.5 के साथ पूरा सेंटेंस बोल के लिखवाना है जरा। फर्स्ट जनवरी 7 ही का ये प्रॉफिट है, लेकिन अब ये रीस्टेट हो गया। बेटा प्लीज, मैंने यही तो 10 मिनट एक्सप्लेन किया था। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट डिक्रीज होने से प्रॉफिट कैसे डिक्रीज होगा? प्लीज 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 एक्सप्लेन, प्लीज प्लीज एंड प्लीज लिसन। ये वैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, एक दफा दोबारा सुनते हैं, लेकिन प्लीज कितनी दफा है? बेटा प्लीज उतनी दफा ही है जितनी दफा आपने मुझे कहा, मेरी शर्मिंदा ना करनी करें। मैं इंशाल्लाह प्लीज प्लीज और प्लीज जरूर बताऊंगा। आप लोग अपनी वर्किंग कंप्लीट करेंगे जरा, ट्राई टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे फिगर सॉल्व की थी, लेट्स अज्यूम ये मिलियन में रुपीज है। 5 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है। अगर 5 मिलियन से 4 मिलियन ये हो जाए तो 10 प्लस 30 माइनस 4, 5 की जगह ये 34, सॉरी 36 हो जाएगा। 10 40 माइनस 4, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी बदल के कम हो रहा है। ठीक है प्लीज। जी रीस्टेटेड तक हो गया था जी। देन इसमें क्या ऐड होना है? किस साल का? 2007 का प्रॉफिट अवेलेबल कितना है सवाल में? इसमें वर्किंग करवाएं जी। 21 में कोई एडजस्टमेंट? दो है 3.7 प्लस क्यों हो रहा है? वर्किंग वन 3.7 से प्रॉफिट बढ़ रहा है अल्टीमेटली, और नीचे जाएं फिर 15 से भी बढ़ रहा है। ये 17 में 2 करेक्शंस है यार। ट्वेंटी वन प्लस 3.7 एंड प्लस 15, ये मिल गया प्लीज? कहां से मिला है? कहां से मिला है? 21 फ्रॉम क्वेश्चन, 3.7 फ्रॉम वर्किंग वन एंड 15 फ्रॉम वर्किंग टू। दोनों एडजस्टमेंट्स में 2007 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। आंसर आया
7 डिविडेंड्स अभी नहीं है। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2008 लिख दो, बल्कि सॉरी प्रॉफिट के साथ रीस्टेटेड आना है। ये जरा ढूंढे कल कहाँ कहाँ रीस्टेटेड लिखवाया था। 2007 का प्रॉफिट पहले शेयर होल्डर्स तक गया था, रीस्टेट होकर जा रहा है। और क्या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी इस साल की चेंज हो रही हैं? पिछले साल की क्लोजिंग मींस ओपनिंग। बैलेंस पता है? ये क्या डेट लिखी है आप लोगों ने? नहीं, ये 1 जनवरी लिखूं या 31 दिसंबर लिखूं? कोई भी लिख दूं, लेकिन कोई तो लिखवा दे। 1 जनवरी का लिखेंगे तो 8 है, और 31 दिसंबर लिखेंगे तो 7 है। अमाउंट बताइएगा। इसके साथ रीस्टेटेड आएगा प्लीज, इसके साथ रीस्टेटेड आएगा प्लीज, आएगा। पहला पैराग्राफ देखें, पिछले साल के एंड में रिटेन्ड अर्निंग्स क्या भेजी थी प्लीज? पिछले साल के एंड में पहले रिटेन्ड अर्निंग्स क्या भेजी थी? अब कितनी जा रही हैं? 106.2 यार। ये पिछले साल की जितनी फिगर्स हैं उनके साथ रीस्टेटेड आना है। अब प्रॉफिट किस साल का आएगा? कितना गिवन है? 15। एनी एडजस्टमेंट? प्लस या माइनस? माइनस कितना? 6.2। कहां से मिला है? वर्किंग 1। आंसर 8.8। रीस्टेटेड क्यों नहीं लिख रहा? करंट ईयर है। फाइनली बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2008 115। इसके साथ रीस्टेटेड क्यों नहीं लिखवा रहे? ना करें बेटा प्लीज, सिंपल सी बातें यार। इसके साथ रीस्टेटेड क्यों नहीं लिख रहे? किन के साथ रीस्टेटेड नहीं लिख रहे? जो करंट ईयर के फिगर्स हैं और जो पिछले सालों की करेक्शंस हो रही हैं उन पे रीस्टेटेड साथ साथ आ रहा है। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? ये टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं गया अभी आप लोगों का यार। एक मैंने बोरिंग कॉस्ट का टेस्ट कल कहा था आपको। आज बाकी भी टाइम निकालें, मैं होमवर्क नहीं दे रहा आज। सिर्फ इसी को रिवाइज करें, लेकिन टेस्ट के लिए टाइम निकालें। थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा सवाल है, हैंडल होना चाहिए। गलतियां होंगी, करेंगे तो फ्री है ना। तो कल बात कर लेंगे। सही से पढ़ना के मैं इंशाल्लाह जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन उसका पहला स्टेप ये कि आई टेस्ट दें। जी बेटा आज से शुरू हुआ भाई यार, तो आज ये टाइम निकालें या कल क्लास से पहले पहले टाइम निकालें?